फीवर 104 एफएम आप सुनते हैं, फिलहाल फीवर 104 एफएम देख रहे हैं। अच्छा, एक बहुत ही धांसू डायलॉग आपने सुना होगा द लेटेस्ट फिल्म पगलेट का, कि लड़की लोग को जब अक्ल आती है तो दुनिया उन्हें पगलेट बुलाती है। फिलहाल मेरे साथ पगलेट की टीम है, सो वेलकमिंग आशुतोष राणा, सानिया मल्होत्रा, शालिनी गुप्ता, राजेश तेलंग। हेलो हेलो, थैंक यू स्तुति। अच्छा, सबसे पहले तो आई वाज रीडिंग अबाउट दिस, आई थिंक बहुत ही सही टाइम पे आप लोगों ने शूटिंग रैप कर दी, बिकॉज लास्ट होल ईयर वाज व्हाट इट वाज, और शायद जनवरी तक इस फिल्म की शूट चल रही थी। जी, 10 जनवरी को हम लोगों ने वहां से वाइंड अप किया, 10 जनवरी 2020। क्या बात है। और उसके बाद तो जो हुआ वो सबको पता है। ओके, सो यू नो राइट इन द बिगिनिंग आई वांट कि आप लोग, क्योंकि ट्रेलर से हमें जितना समझ में आया है वो तो पता है, बट अपने अपने किरदारों के बारे में अगर आप हमें बता सकें, व्हाट इज इट दैट यू आर डूइंग इन द फिल्म, और क्या खासियत लगती है आपको? मैं परिवार के मुखिया के नाते चर्चा शुरू कर देता हूँ। परिवार का मुखिया इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे किरदार का नाम शिवेंद्र गिरी है, और जो फिल्म जहाँ से शुरू हो रही है, इनका जो पुत्र है आस्तिक, उसका देहांत हो गया है, वो गुजर जाता है। फिल्म के पहले फ्रेम में ही हम देखते हैं कि फिल्म हमारी मृत्यु के संस्कार से शुरू हो रही है। और सानिया का जो किरदार है वो न्यूली मैरिड हमारी बहू है, और 5 महीने हुए हैं अभी शादी के, वो उनका किरदार है। और राजेश भाई का जो किरदार है ये हमारे छोटे भाई हैं, तरुण इनके किरदार का नाम है, जो कि हमारे परिवार में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। और एक हिसाब से ये कह लें कि ये परिवार के मतलब ये आज के एक ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति हैं जो बाय हुक और क्रुक अपने जीवन में, इनके जीवन का एकमात्र ध्येय है वो है स्वार्थ। किसी भी तरीके से स्वयं के अर्थों को सिद्ध करने में इनकी पूरी निपुणता है। और इन दोनों भाइयों के बीच में शिवेंद्र का ये मानना है कि स्वार्थ जीवन नहीं है, जिंदगी में एथिक्स होने चाहिए, जिंदगी में कुछ सिद्धांत होने चाहिए। और सिद्धांत और स्वार्थ के बीच में एक द्वंद्व है जो फिल्म में चल रहा है, चलता रहता है। और एक ऐसी घटना जो घटित हो रही है वहाँ पर भी ये तमाम द्वंद्व लगातार चलते रह रहे हैं। और इनका जो किरदार है, जैसा कि बाप को अपने बेटे के लव अफेयर के बारे में जानकारी नहीं होती, तो मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है कि इनका क्या है? कैसा था। लेकिन चूंकि हम लोगों ने फिल्म साथ में की है, तो ये हमारे पुत्र आस्तिक का लव इंटरेस्ट हुआ करती थी। और कहीं ना कहीं आस्तिक अपने पिता या अपने माता या अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध ना जा पाने वाला एक परंपरागत लड़का था। इस कारण उसने अपनी इच्छा को दरकिनार करके, जो कि इनके साथ विवाह करना चाहता था, उसने परिवार के द्वारा निश्चित की गई शादी सानिया के किरदार के साथ की है। तो एक उस किस्म की बड़ी पारिवारिक फिल्म है जो कि मृत्यु के उत्सव से शुरू होती। देखिए, आपको प्रणाम है जिस तरीके से आपने ये पूरी बातें हमें समझाई है। मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। Over the language is something else, तो हम तो सुनते रह जाएंगे। ये आप लोगों के साथ सेट पे होता है कि आप चाहते हैं कि आप सुनते रहे इनको और इनकी शुद्ध हिंदी को? बिल्कुल, हम यहाँ बैठे हैं तो ऐसा ही लग रहा है कि सर ही बोल दें। क्योंकि बहुत ही खूबसूरती से बोलते हैं, सब कुछ बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। पर आपका सवाल था हमारे कैरेक्टर्स को लेके। मेरा कैरेक्टर तो उन्होंने तो बता दिया आप लोग क्या क्या कर रहे हो, पर आप लोगों से मैं जानना चाहूंगी कि व्हाई डिड यू से यस टू द फिल्म? कौन सी चीज थी जो सबसे ज्यादा पसंद आपको आई? मेरे लिए तो ये फिल्म बहुत ही खास है मेरे दिल के। एक तो मुझे जब मैंने पहली बार सुनी, उमेश सर ने, हमारे डायरेक्टर ने, जो राइटर भी हैं इस फिल्म के, उन्होंने जब मुझे ये स्क्रिप्ट सुनाई, तो मुझे कहीं ना कहीं संध्या से प्यार हो गया था। क्योंकि संध्या एक ऐसी लड़की है जो हमने देखा है, मतलब मैंने भी कहीं ना कहीं, मैं भी अपनी लाइफ में एक पॉइंट पे संध्या थी जिसको नहीं पता था, उसके लाइफ के डिसीजंस कोई और ले रहा था। और वहीं वो कंफर्टेबल भी हो गई थी कि ठीक है, ले रहे हैं तो ठीक है, चल ही रही है लाइफ वैसे। बट इवेंचुअली
फिल्म के दौरान, अपने फैमिली के दौरान, जो भी इसका इंसिडेंट हुआ है आज तक नहीं रहे, उसके दौरान वो उसने ये डिसाइड किया, वो मतलब ये डिसाइड करती है कि लाइफ के डिसीजंस वो अब खुद लेगी। और अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेने लग जाओ तो आपको थोड़ा समझते हैं लोग कि व्हेन यू आर सो कंफर्टेबल बीइंग योरसेल्फ तो कुछ तो गड़बड़ है इनमें, कुछ तो मतलब पगलेटपन है। तो वही हो रहा है उसके साथ। और स्क्रिप्ट मैंने जब करी तो मुझे थोड़ा डाउट भी था कि मैं ऐसा कैरेक्टर कर पाऊँगी। इतने अच्छे एक्टर्स, इतने सारे अच्छे कैरेक्टर्स, थोड़ा था मुझ में एक हल्का सा डाउट। और वो मेरा तब गया जब मैंने देखा कि गुनीत और उमेश सर को मेरे पर इतना भरोसा है कि मैं ये फिल्म कर पाऊँगी और ये कैरेक्टर कर पाऊँगी। क्या बात है। राजेश जी पहले आप और उसके बाद आई कम टू शाइनी। जी मतलब एक तो पहली बात तो ये कि मैं इस तरह की फिल्मों जो बनती हैं उसका मैं हमेशा हिस्सा बनना चाहता हूं कि जो बिल्कुल आम जिंदगी से हो, जिसमें छोटे छोटे सुख दुख हों, जिसमें बहुत बड़ा कोई ड्रामा नहीं हो रहा हो, कोई एपिक चीज़ ना हो, हमारे जैसे आसपास के लोग हों। ऐसी दुनिया में अगर आपको घुसने का मौका मिले तो आप हमेशा घुसना चाहते हैं एक अभिनेता के तौर पे, और ऐसी फिल्में आप देखना भी चाहते हैं। तो पहला तो यही था। और दूसरा ख़ास तौर पे ये फिल्म एक मौत के बाद के जो 13 दिन है उनकी बात करती है, जिससे हम सब लोगों को कभी ना कभी उसका अनुभव से गुजरे होते हैं, और वो इतना प्योर नहीं होता है हमेशा। और हमने देखा होता है कि उसमें भी बहुत सारे स्वार्थ काम कर रहे होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी, जो शमशान वैराग्य होता है वो थोड़ी देर के लिए ही होता है। उसके बाद फिर वापस आप ज़िंदगी में आ जाते हैं और आप ऐसा महसूस करने लगते हैं कि आप कभी नहीं मरेंगे, इसलिए अपनी चीज़ें पूरी की जाएं। तो ऐसा कुछ है, और बहुत सारी चीज़ें। और जो सानिया का चरित्र है उससे मुझे आइडेंटिफाई इस तरह से हुआ, जैसे मैं बड़ा क्लोज था अपने नाना जी के, और उनकी इंतकाल के बाद मैं कोई 7 दिन तक बिल्कुल नहीं रोया, और मैं इस गिल्ट में रहा कि मैं क्यों नहीं रो पा रहा हूँ। फिर मुझे उनकी कोई एक बात अचानक से कुछ याद आई जो उन्होंने कहा था और मैंने पूरी नहीं की थी, और वो एक छोटा सी बात ट्रिगर बनी रोने के लिए, और फिर शायद वो एक कैथार्टिक अनुभव हुआ। और तो मतलब ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, और ये पूरी फिल्म इस सारी चीज़ों को इतने क्या कहना, इतनी सूक्ष्मता से, इतने तरीके से उसको देखती है, और लेकिन उतनी सीरियसनेस के साथ भी नहीं, उसको बहुत हल्के तौर पे, जैसा कि हमारा होता है कि उस दौरान हम हर तीसरे दिन हम हंस भी रहे होते हैं सब लोग मिलके गाने कभी कभार, तो वैसा था। तो और उमेश सर के साथ और गुनीत जी के साथ काम करने की इच्छा एक अलग से हमेशा से थी ही। तो ये बहुत अच्छा संयोग था, और सभी इतने अच्छे कलाकारों के साथ काम करने का, तो ये एक पूरा पैकेज था, बहुत अच्छा। और जैसे आपने बोला कि वो कुछ देयर वाज अ परफेक्ट बैलेंस, वो मूविंग मोमेंट्स के एंड सम रियली फनी सीन्स। शाइनी, आपकी बहुत सारे सीन्स तो सबके साथ नहीं थे इन द टीम। यू हैड मैक्सिमम सीन्स विद श्रुति एंड सान्या. व्हाट मेड यू से यस टू दिस रोल? As I said, I had to say yes because of Guneet. I can't say no to Guneet. But what I loved was the world of the film and the perspective towards death. And, since morning, they've been saying absolutely the correct things that, death is not the same for everyone. And there could be 5 people in the family. For each person, it's a different experience. राजेश सर जब अभी बोल रहे थे, नाना जी मेरे जब गुजरे मेरे सामने, एकदम सामने, वो ऐसे ब्रेकफास्ट करके अपने रूम पे गए. In another 5 minutes, he was no more. It's probably the best way to go. And I remember I realized he's no more. I went to the loo. I was in class 11 then, and I smiled. I was happy that he went. And he went so well. So it's not necessary that death is always be, this horrifying thing. It is, of course, it's not a great thing, but it also has its own beauty in it, and if you really understand the philosophy of death and 8.5 grams, like everything, right? And the philosophy behind it. What I love about the film is the humor with which death has been spoken about, and the reality of each person, because after my father passed,
all the relationships, all the relatives were behaving differently. Some people were only concerned about the properties, you know. And I couldn't believe that people were, you know, saying these terrible things. Yeah, so that's us, you know, and the film is so close to reality, and the humor, and, you know, of course, everything that's been happening, and Sanya's character. What I loved about my character is the fact that, you know, she comes and she completely changes the ruh of the film. Like, it completely changes the texture of the film. She is an outsider that does not belong, has nothing to do with this world, you know, the Giri world, you know. And she comes as an aspiration for Sanya's character, almost like a, you know, breath of fresh air, where Sanya's like, who's this person? It's possible to live like this. It's possible to be this independent woman, to have a career of your own, to be happy with whatever you have. And she really comes in to induce the pagletness in Sandhya, you know, and she's the catalyst in the film, you know. And when I spoke to Umesh sir and Guneet, they said, listen, you know, it's a, and I came in as, you know, a special appearance part, but what I loved was the way the two women were written. There was no sense of negativity, you know. They understood each other. It was very refreshing the way the two women were actually talking to each other. Exactly. And, you know, Akansha saw certain things in Sandhya and loved certain things in Sandhya, and Sandhya did the same thing. And you are constantly, and of course, Astik is not there now, but then you go beyond that and you see the human being. And that's the grace, you know, it's so graceful in which it's been written, the two characters. And, you know, there's something in that sisterhood and a newfound friendship. And that's what's so beautiful about Akansha's character, you know, vis-a-vis Sandhya's character, of course. But I was very sad that I couldn't, you know, be in scenes with these wonderful, just a terrific ensemble. And I was like, arey yaar, I mean, ek scene de do yaar sabke saath. Acha, you know, I want the women to weigh in on this, और उसके बाद of course even the men. एक raging debate social media पे इस वक्त है कि कैसे Bollywood को एक template मिल गया है about how they want to show liberated women. कि they dress in a particular way, वो एक तरीके से life जीती हैं, they're shown drinking and smoking, and only then ये एक template बन चुका है. This film in so many ways also breaks that, because जो self love या change की बात की है वो internal है. It's more felt and more internalized than just, you know, a change in how somebody looks or what somebody is doing. आप लोग इस पे क्या बोलेंगे? You've done films with very defined women characters. आपको लगता है that, you know, we've slowly started falling into that trap? You know, I think we have fallen into that trap, and I've done so many films and shows which have very, very strong empowered women characters. But, you know, honestly, there's a lot of films being made that it's almost like a mudda, and I get so turned off by mudda. You know, ultimately it's a story, you know, cinema has to evoke, you know, and also it comes from reality, and I just cannot fathom why women characters, most women characters written, are either really unrealistic, or when you're even trying to portray real women or women like us or today's women or urban women, you're still falling into a trap of putting them in boxes. Right. But why can't, when we talk about empowerment, it's the empowerment of the mind. And the decisions that she's taken, you know, that, I mean, we really need to like sort of reflect on the choices we are making in terms of writing women characters. And again, that also will come from women in writers' rooms. Exactly. And I think it's imperative to have women in writers' rooms because you need that perspective, and the way a woman sees the world vis-a-vis how a man sees the world, the gaze is different, you know. And when you write women, and you know, in 2017, I really I used to think, what are the men eating and seeing and reading and breathing? Because how can it be so far removed from reality, you know? And it's not just men, you know, even but it's a different perspective. So you have to have women in writers' rooms and let them say their own stories. Sanya, I agree with her, because there is a difference when a man is writing a woman's character, but not in our film.
you have seen Paglet, right? And whether it's Sheba, whether it's Natasha ji, Shruti, Shayoni's character, Yeah, or even the Sandhya, way some things are introduced, और जैसे period दादी, conversation या हो जाती है, या देर, हाँ मतलब वो सब घर चला रहे हैं, और ऑल्सो डीलिंग विद ग्रीफ, यू नो, दे आर नॉट जस्ट सिटिंग एंड लेटिंग द मेन डू द वर्क, बट दे आर टेकिंग चार्ज. मतलब एक बहुत ही अच्छा सीन है जिसमें ट्रेलर में भी है ये सीन, जब वो 50 लाख का चेक मुझे मिल रहा होता है, उसमें नताशा जी चार्ज लेती हैं. और वो इट्स सो, मतलब वो अभी तक वो मेरी माँ है, वो अपने मतलब अपनी बेटी के पति के उस पे आई हैं फ्यूनरल पे, और वो मतलब शी इज़ टेकिंग चार्ज, क्योंकि अभी उन्हें पता है कि उसकी बेटी की लाइफ शायद चेंज होने वाली है. तो सबको हटा रही हैं कि ये हटाओ, ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, इसको बिठा दो. मतलब वो इतने पावरफुली और इतने ब्यूटीफुल कैरेक्टर्स लिखे हैं पगलेट में उमेश सर ने, जो ऐसे नहीं कि दे जस्ट सिटिंग बैक एंड जस्ट लेटिंग द अदर मैन डू द वर्क, कि ये चलो ठीक है ये संभाल रहे हैं, हमारा काम रोना है. नहीं, मतलब दे आर कमिंग फॉरवर्ड एंड दे आर डूइंग. एंड रियल वुमेन, यू नो, हमारे घरों में भी जो दादी होती है, नानी होती है, आंटीज होती है, माँ होती है, वो थोड़ी बैक सीट पे रहते हैं. वो घर चलाती है और वो डिसीजंस लेती है, और अलग अलग तरह के ढंग से लेती है. और ऐसा नहीं आपकी मम्मी वैसे बिहेव करेगी जैसे मेरी मम्मी करती है. तो ये तो असली औरतें हैं ना, तो उनकी बातें क्यों नहीं बोल रहे आप, और उस ढंग से क्यों नहीं बोल रहे आप. तो इस फिल्म की वही खूबसूरती है कि हर एक यू नो जो वुमन किरदार है वो इतनी खूबसूरती से बोला गया है और इतना रियल है. बिल्कुल भी नहीं लगता है कि एक मतलब एक हाइटेंड रियलिटी है या कहीं फेक है, वो बिल्कुल नहीं लगता है. आशुतोष जी और राजेश जी, आप इस पे कुछ ऐड करेंगे? जी, मैं बहुत थोड़े शब्दों में, क्योंकि ज़्यादा बात हो गई. पगलेट में अक्सर क्या होता है कि स्त्री को पुरुष के साथ तुलनात्मक तरीके से दिखाया जाता है. स्त्री पुरुष बनना चाहती है और कुछ पुरुष जो होते हैं वो स्त्री बनना चाहते हैं. तो जिसको अपन फेमिनिज्म कह देते हैं या मेल शोविनिज्म कह देते हैं. लेकिन पगलेट की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि स्त्री को स्त्री ही रहने दिया है, उसका जो स्त्रीत्व है, और पुरुष को पुरुष ही रहने दिया है. और पगलेट में जो उमेश जी ने जिस खूबसूरती के साथ इनको वीवन किया है कि स्त्री और पुरुष ये एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं है, एक दूसरे के पूरक हैं. ये एक दूसरे के अगर आप देखेंगे तो इसमें ये एक दूसरे को कॉम्बैट नहीं कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. तो ये पगलेट की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इसमें किसी स्त्री को पुरुष नहीं बनाने का प्रयास किया गया और किसी पुरुष को स्त्री नहीं बनाने का प्रयास किया गया. पुरुष पुरुष है, स्त्री स्त्री है. अगर पुरुष साइकिल का अगला पहिया है समाज में प्रचलित मानसिकता में, जो डायरेक्शन देने का काम करता है, तो स्त्री पिछला पहिया है जो ऊर्जा देने का काम करती है. तो बिना डायरेक्शन के ऊर्जा आपकी व्यर्थ हो जाती है और बिना ऊर्जा के आपका डायरेक्शन व्यर्थ हो जाता है. तो ये पगलेट की सबसे बड़ी खूबसूरती है. और मुझे लगता है कि ये इसका पूरा का पूरा श्रेय जो जाता है वो जाता है हमारे लेखक निर्देशक उमेश बिष्ट को, कि उन्होंने स्त्री चित्त को वैसा ही रखा और पुरुष चित्त को वैसा ही रखा. इसमें एक लाइन ऐड करना चाहूँगा कि इस फिल्म में मतलब एज दे से ना कोई बिच है ना कोई बेचारी है इस पूरी फिल्म में. तो एक बहुत ही रियलिस्टिक और अगर और जो वुमेन एम्पावरमेंट या लिबरेशन की हम बातें करते हैं, वो कोई बड़ी कोई सिंबॉलिक चीज़ों से नहीं होता है. किसी लड़की का गांव में साइकिल चलाना सीख लेना भी बहुत बड़ा एम्पावरमेंट है. तो और वो बहुत सी औरतें हैं जो सामने नहीं आ रही हैं लेकिन अकेले में अंदर से लड़ रही हैं, और वो बहुत बड़ा एम्पावरमेंट का काम कर रही हैं, जो जड़ों में सींच रही हैं. मेरे ख्याल से मेरा ये मानना है कि ये जो फिल्म अगर हम देखेंगे तो इसमें कहीं पे भी तुलनात्मक अध्ययन नहीं होगा पुरुष का स्त्री के साथ, स्त्री का पुरुष के साथ, क्योंकि पुरुष का क्षेत्र अलग है
हो सकता है कि वो शिक्षा देने के काम में आगे आए, लेकिन स्त्री का क्षेत्र जो है वो बिल्कुल अलग है, वो संस्कार देने के काम में आता है। राइट। तो बिना ऐसी शिक्षा जिसके अंदर संस्कार ना हो उसका कोई महत्व नहीं है, और ऐसे संस्कार जो शिक्षित ना हो उनका कोई महत्व नहीं है। तो ये बहुत खूबसूरती के साथ जुगलबंदी बनाई है। अगर आप किरदारों के नाम देखें, बड़े सोच के रखें, संध्या और आकांक्षा, ये किसकी जिंदगी में है? आस्तिक की जिंदगी में है। अगर इनके के आकांक्षा के जीवन में संध्या आ गई आस्तिक के जाते ही साथ, और संध्या के जीवन में आस्तिक के जाते साथ ही आकांक्षा उत्पन्न हो गई। बिल्कुल। तो मैं इसको बिल्कुल अलग स्तर पे देखता हूं कि इन्होंने तरुण, इनके किरदार का नाम है। तो तरुणाई का मतलब ये होता है कि एक जो आज के दौर में एक जो बात चल रही है, जबकि तरुणाई तो एक अलग चीज होती है, लेकिन तरुण मतलब यानी कि जो बच्चे को नहीं, बचपने को जिंदा रखे। बच्चे को जिंदा रखना एक अलग बात है, लेकिन बचपने को जिंदा रखा। भाई साहब आप मतलब बताइए, अब आपने हमको खबर नहीं करी और व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप अलग हो गए। ये डिबेट हो रहे हैं दो भाइयों के बीच में। किस मौके पे? एक और किस मौके पे? पुत्र की एक सीन आता है कि आई हैं, घुसे ही हैं। किस बात के लिए? सामान अभी आंगन में रखा हुआ है। आप देखेंगे फिल्म में कि सामान आंगन में रखा हुआ है, और इनका पहली शिकायत ये है कि इन्होंने बताया नहीं। अरे शादी है क्या जो बताया नहीं? मृत्यु की सूचना जो है उसमें कोई इनविटेशन नहीं होता। लेकिन इनका अपने भाई से, अब शिवेंद्र मतलब नाम देखिए आप किरदार का, जो मेरे किरदार का नाम है, कि शिव को अक्सर नीलकंठ यानी जहर पीने वाला माना जाता है, जिसने कंठ में जहर रख लिया है। ना वो उगल सकता है, ना वो अंदर ले सकता है। उगलेगा तो परिवार समाप्त हो जाएगा, और अंदर लेगा तो स्वयं समाप्त हो जाएगा। तो उसने अपने पूरे जहर को कंठ में रखा हुआ है। जहर कौन सा? उसके अपने बेटे की मृत्यु का, अपनी बहू की जो विडो हो गई 5 महीने में। और जहां पे हम आम स्तर पे देखते हैं कि हमारे यहाँ माता पिता बच्चों को अपना लाइफ इंश्योरेंस मानते हैं। वो ये मान के चलते हैं कि ये हमारी बुढ़ापे की लाठी है। तो उस लाठी का बुढ़ापे की दहलीज पर टूट जाना, तो ये इस किस्म के भाव भाषा को ध्यान में रखते हुए एक पूरी फिल्म पगलेट बनाई गई है, और जो मुझे लगता है कि जो हमारे और आपके भाविक जगत को आंदोलित करेगी। इसमें जॉय है। जॉय किस चीज का? जॉय का मतलब ह्यूमर और जॉय में अंतर है। तो मैं ये कहूंगा कि वो आपको हो सकता है कि वो जॉय कभी आपको विसंगतियां हैं कि अब आप मृत्यु के ऊपर आप व्हाट्सएप ग्रुप की बात करने लगे हैं, तो हंसी आएगी आपको। तो वो उस किस्म की तमाम चीजें होंगी। पता लगा कि लाइफ इंश्योरेंस के 50 लाख रुपए आ रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कशन चलने लगा, और हर आदमी जिसका बेटा है और जिसका पति है उससे नहीं पूछा जा रहा है। उसके अलावा सारे लोग पंच बन के फैसला कर रहे हैं कि अब ये 50 लाख रुपया जो है वो किस तरीके से इसका इस्तेमाल होना चाहिए। तो वो बहुत बहुत रोचक और बड़ी उद्वेलित करने वाली, आंदोलित करने वाली और के रखने वाली। और जैसे जो मैं चरित्र कर रहा हूँ तरुण, वो क्या बहुत बड़ी बार मॉडर्निटी की बात करता है और बहुत आधुनिकता की, लेकिन वो असलियत में आधुनिकता है ही नहीं। असलियत में स्वार्थ ही है। वो आधुनिकता का तो बहाना है अपने स्वार्थ के पूर्ण करने के लिए। So, इतने खूबसूरती से you all have explained। मैंने तो फिल्म देख लिया, and I can definitely vouch for the fact कि जो इन्होंने बोला है वो सारी चीजें बहुत ही प्यार से उभर के आती हैं। बट जो लोग नहीं देखी और जब रिलीज हो तो जरूर देखें। थैंक यू सो मच। श्रुति, आपको क्या अच्छा लगा फिल्म में, आप भी बताओ। मैंने आपको बोला ना, the thing that I loved about it was especially किस तरीके से, बहुत सटल तरीके से इन्होंने नॉर्म को ब्रेक किया है। बी इट द रिलेशनशिप they've shown between women, या घर पे जैसे है वो एक जो नारेबाजी होती है इन द नेम ऑफ women empowerment, I thought वो नहीं है, which was very nice. Like your character is a really strong character, but she doesn't go around telling everyone this. Right. With her actions, वो चीज बाहर निकल के आती है। And yeah, I wish there's a film जहाँ पे हम वो बस राइड के पीछे जाएं और संध्या कहाँ तक पहुंची है वो देखें। अच्छा स्तुति, एक चीज बहुत ईमानदारी से बताना,
हाँ, मेरा कैरेक्टर दिखता है? मैंने बिल्कुल देखा आपका। अच्छा, दिखता है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऑफ अच्छा, कोर्स, नहीं, एंड मतलब इन फैक्ट द ऐसे ही होल बातें एंसेम्बल। ये पगलेट खोना चाहिए ना कुछ ना कुछ, तो आदमी नहीं को। नहीं, मैं रिव्यू करती हूँ, तो आप मेरा रिव्यू देख लीजिएगा। हाँ जी। एंड बता फिर नहीं आपको पाएंगे। पता चल जाएगा कि मैंने आपका नहीं, किरदार वो तो देखा है। आपकी शक्ल जो लगातार मुस्कुराते हुए आपने इंटरव्यू लिया है, इसी से हमें लग रहा है कि उसने आपके अंदर के उस तार को छेड़ दिया है पगलेट ने। Absolutely, it's a very very beautiful film, and congratulations. थैंक यू Thank you सो so मच much, स्तुति। Stuti. Lots of love. Thank you.